हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों आज है 28 अक्टूबर। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 28 अक्टूबर 2022 के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। वीडियो अगर पसंद आएगी तो इसे लाइक, शेयर और चैनल पर नया आए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। बेल आइकन को प्रेस कर लेना जिससे आने वाली वीडियोज का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। इसकी पीडीएफ और क्विज आपको हमेशा की तरह एमजेटी ऐप पर प्रोवाइड कराई जाएगी। एमजेटी ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से जाइए, आप फ्री में पीडीएफ क्विजेज वगैरह आप प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं। सबसे पहले क्विकली रिवीजन करेंगे कल के दिन के करंट अफेयर से। तो दोस्तों, कर्नाटक सरकार ने एससी कम्युनिटी के लिए आरक्षण बढ़ा करके 15% से 17% कर दिया है। और वहीं केरल सरकार ने बच्चों के खिलाफ साइबर अपराधों को रोकने के लिए कुंज ऐप लॉन्च किया है। और चाइना को पीछे छोड़कर भारत का तीसरा सबसे बड़ा निर्यातक बन गया है नीदरलैंड। अमेरिकी मुद्रा पर छपने वाली पहली एशियाई अमेरिकी बन गई हैं एना मे वांग। और वहीं इंटरपोल की अगले साल मेजबानी करने वाला है वियना, इस बार दिल्ली कर रहा था। टी20 विश्व कप जो नेत्रहीनों के लिए होने वाला है, इसकी ब्रांड एम्बेसडर इसके बनाए गए हैं युवराज सिंह, और ये होगा भारत में ही। इसके अलावा अभी स्कूली छात्रों के लिए ऑनेस्टी शॉप शुरू किया है केरल सरकार ने, केरल के एर्नाकुलम में शुरू किया गया है। सखारोव फ्रीडम प्राइज यूक्रेनियन पीपुल्स को मिला हुआ है। और फ्रॉम डिपेंडेंस टू सेल्फ रिलायंस नाम की पुस्तक आरबीआई के पूर्व गवर्नर डॉक्टर विमल जलान ने लॉन्च किया है। वहीं भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग यानी कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया की नई बना दी गई हैं चेयरपर्सन, अभी एक्टिंग चेयरपर्सन बनाई गई हैं संगीता वर्मा। डेट्रिच मैट्सचिट, इनका निधन हो गया है। ये रेडबुल टीम के संस्थापक थे। तो ये टॉप 11 करंट अफेयर के क्वेश्चंस थे कल की वीडियो से, जिनका आपने किया रिवीजन। अब बढ़ेंगे आज के करंट अफेयर की तरफ। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने, यूएनएससी की आतंकवाद विरोधी बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये बैठक दोस्तों मुंबई और दिल्ली में आयोजित होने वाली है। एक्चुअली में ये 2 दिनों में आयोजित होगी। तो ए और बी दोनों ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। भारत में ही आयोजित होगा, लेकिन 2 दिन आयोजित होगा, 28 और 29 को, यानी आज और कल 2 दिनों में ये आयोजित होगा मुंबई और दिल्ली में। ठीक है। यूएनएससी यानी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। इस बार दोस्तों आपको पता होगा कि भारत जो है ये आतंकवाद विरोधी समिति का इस टाइम पर अध्यक्ष है 2022 के लिए, यूएनएससी का। तो भारत इस बार मेजबानी कर रहा है। भारत के मुंबई और दिल्ली में 28 और 29 अक्टूबर को आयोजित किया जाएगा। इसकी थीम क्या होगी? टैकलिंग द यूज ऑफ न्यू एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज फॉर टेररिस्ट पर्पज। तो इस थीम के साथ हम लोग टेररिज्म को कैसे खत्म कर सकते हैं, कैसे काउंटर कर सकते हैं, इसके लिए ये सम्मेलन होगा। दोस्तों, यूनाइटेड नेशन में भारत की स्थायी प्रतिनिधि हैं रुचिरा कंबोज। इनका नाम आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन यूएनओ, इसके बारे में मैं आपको बता चुका हूं कई बार। अभी रिसेंटली 24 अक्टूबर आया था और 24 अक्टूबर को यूएनओ का स्थापना दिवस मनाया गया। क्लियर? अच्छा, दिल्ली आया है। दिल्ली में आपको याद होगा दोस्तों, अभी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने 5G लॉन्च किया था। लॉन्च तो किया था, लेकिन यहाँ तो सर आप बता रहे हो सम्मेलन वाली बात कोई। अच्छा, तो सम्मेलन कौन सा था? सम्मेलन था इंडिया मोबाइल कांग्रेस। उसी में इंडिया मोबाइल कांग्रेस में आईएमसी में लॉन्च किया गया था 5G भारत में। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट न्यूज है। ये 1 अक्टूबर को हुआ था इसी साल। हाल ही में कहा के 2 नए भारतीय समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग प्रमाणन प्रदान किया गया। तो अभी रिसेंटली दोस्तों लक्षद्वीप के 2 नए समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट मिला है। ये ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट क्या है, इसको ध्यान से समझिए। ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट उन तटों को दिया जाता है, उन कोस्ट को दिया जाता है जो पर्यावरण की दृष्टि से अनुकूल होते हैं, इको लेबल्ड होते हैं। ठीक है, इको लेबल्ड, ग्लोबली वो रिकॉग्नाइज्ड होते हैं, यानी इंटरनेशनल मानकों को वो पूरा कर रहे होते हैं कि वहां पर कोई प्रकार की गंदगी उस हिसाब से नहीं होती है, ये इको फ्रेंडली है। तो इस वजह से ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन दिया जाता है। भारत में अगर अभी तक बात करें तो टोटल ऐसे 12 ही ब्लू फ्लैग समुद्र तट हैं इंडिया के पास। ठीक है, भारत का इतना विशाल समुद्र तटीय एरिया है भारत के पास, लेकिन अभी केवल 12 तट ही ऐसे हैं जो ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट पाए हुए हैं। ये अंतरराष्ट्रीय इको लेबल्ड होते हैं ब्लू फ्लैग। और अभी 2 लक्षद्वीप में जो कि स्थित है, जो कि लक्षद्वीप आप देखोगे यहाँ पर है इंडिया के मैप में, तो यहाँ पर 2 ऐसे तटों को दिया गया है। कौन से 2 तट हैं? मिनिकॉय थुंडी समुद्र तट और कदमत समुद्र तट, इन दोनों को दिया गया है। तो 1 और 2 यहाँ पर नंबर आप डाल लो। कौन देता है? डेनमार्क स्थित एक नॉन प्रॉफिटेबल एक ऑर्गेनाइजेशन है, नाम है इसका फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन। इसके द्वारा ये प्रोवाइड किया जाता है। तो इसकी घोषणा अभी केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव जी ने करी है। तो ध्यान रखेंगे आप, लक्षद्वीप के 2 समुद्री तटों को मिला है ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारतीय सेना का 76वां इन्फेंट्री दिवस कब मनाया गया?
तो ये मनाया गया दोस्तों अभी हाल ही में 27 अक्टूबर को। प्रत्येक वर्ष 27 अक्टूबर को मनाया जाता है 76वां इन्फेंट्री दिवस। ठीक है, भारतीय सेना के द्वारा ये मनाया गया। सबसे पहले तो आपको कारण पता होना चाहिए। 1947 में 27 अक्टूबर के ही दिन दोस्तों भारतीय पैदल सेना जो कि सिख रेजिमेंट की थी, इसकी पहली बटालियन के नेतृत्व में 1947 में जम्मू कश्मीर और श्रीनगर में हवाई क्षेत्र में हम लोगों ने प्रवेश किया था। ठीक है, सिख रेजिमेंट में की पहली बटालियन ने प्रवेश किया था। इस वजह से इन्फेंट्री दिवस मनाया जाता है 27 अक्टूबर को। भारतीय सेना आया है तो भारतीय सेना से रिलेटेड कुछ प्रमुख दिवस चलिए याद ही कर लेते हैं। जैसे 15 जनवरी को दोस्तों मनाया जाता है भारतीय सेना दिवस, थल सेना दिवस। ठीक है, और 4 दिसंबर को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है इंडियन नेवल डे यानी नौसेना दिवस। और प्रत्येक वर्ष 8 अक्टूबर को हम लोग क्या मनाते हैं, भारतीय वायुसेना दिवस यानी इंडियन एयरफोर्स डे। तो 3 दिवस ये आप याद रखेंगे। 27 अक्टूबर आप इधर याद रख लेंगे। ठीक है, इन्फेंट्री दिवस। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में कहाँ के सांसद ने मैं भी सुभाष नाम का अभियान शुरू किया? तो मैं भी सुभाष अभियान शुरू किया है दोस्तों अभी लद्दाख के एक सांसद ने। लद्दाख के एक सांसद हैं, नाम क्या है इनका? इनका नाम है जामयांग तेसरिंग नामग्याल। तो बहुत ही फेमस ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं और इन्होंने अभी मैं भी सुभाष नाम का कैंपेन अपने यहाँ शुरू किया है। ये एक्चुअली में दोस्तों संस्कृति मंत्रालय के सहयोग से आयोजित किया जा रहा है और मैं भी सुभाष कार्यक्रम इसलिए किया जा रहा है क्योंकि अभी अगली साल जो 23 जनवरी आने वाली है ना, यानी कि बर्थडे ऑफ नेताजी सुभाष चंद्र बोस, तो उस दिन उनका 125वां जयंती पूरा हो रहा है। तो 125वीं जयंती यानी बर्थ एनिवर्सरी के टाइम पर नेताजी के बारे में ये जगह जगह पूरा मतलब कि नेताजी से ही रिलेटेड अभियान वगैरह सब और स्टैच्यूज या फिर बहुत सारी जो योजनाएं हैं वो चीजें आएंगी सामने। तो अब आप देखोगे कि अब से 23 जनवरी जब तक आ नहीं जाता है तब तक सुभाष चंद्र बोस जी के ही नाम पर बहुत सारी चीजें, बहुत सारे अभियान, बहुत सारे कैंपेन आएंगे जिससे पूरे के पूरे ऑल ओवर इंडिया में एक अच्छे तरीके से अवेयरनेस फैलाई जा सके और हम लोग अच्छे तरीके से सेलिब्रेट कर सके नेताजी की 125वीं बर्थ एनिवर्सरी को। तो मुंबई और कोलकाता में भी शुरू हो रहा है और अभी लद्दाख के सांसद जामयांग सेरिंग नामग्याल ने भी शुरू कर दिया है। 23 जनवरी को ही सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती पर ही पराक्रम दिवस भी मनाया जाता है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। अच्छा, जो नेशनल वार मेमोरियल है ना, जो अभी बनाया गया है नई दिल्ली में, वहां पर दोस्तों अमर जवान ज्योति को शिफ्ट कर दिया गया है। अमर जवान ज्योति कहां पर था? ये था इंडिया गेट पर। ये मैं क्यों बता रहा हूं? क्योंकि दोस्तों इंडिया गेट पर अब अमर जवान ज्योति की जगह पर स्टैचू ऑफ सुभाष चंद्र बोस है, यानी कि सुभाष चंद्र बोस जी की स्टैचू वहां पर लगा दी गई है, यानी मूर्ति वहां पर लगा दी गई है और अमर जवान ज्योति जो है इसको नेशनल वार मेमोरियल में शिफ्ट कर दिया गया है। ये आप ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश ने मनोरंजन प्रयोजनों के लिए भांग के उपयोग को वैध करने की घोषणा करी है? तो दोस्तों अभी हाल ही में जर्मनी ने घोषणा करी है कि अब उनके भी देश में भांग के उपयोग जो हैं ये वैलिड होंगे, ये अवैध नहीं होंगे। लेकिन ध्यान रखना है केवल मनोरंजन प्रयोजनों के लिए हो, ठीक है, बिजनेस के लिए ना हो और हल्के फुल्के यूजर्स के लिए हो, मतलब फ्रेंडली यूजर्स के लिए हो। तो यहाँ पर आप देख पाओगे द हिंदू का आर्टिकल है आपके सामने, जर्मनी टू लीगलाइज कैनबिस यूज फॉर रिक्रिएशनल पर्पसेस। आपको याद होगा कुछ दिन पहले ही मैंने एक देश का नाम बताया था, माल्टा। माल्टा दोस्तों पहला यूरोपीय देश बना था और दुनिया का भी पहला देश बना था ये। लेकिन यूरोपियन यूनियन का ही एक मेंबर और है अब जर्मनी, जो भी अब भांग की खेती को वैध करार दे दिया है। तो अगर पहला देश आपसे पूछा जाए तो आप माल्टा बताएंगे और दूसरा देश पूछा जाए तो आप जर्मनी बता देंगे। तो ईयू का भी ये दूसरा देश है और दुनिया का भी दूसरा देश बन गया है भांग की खेती को वैध करार देने वाला या मंजूरी करने वाला। लेकिन इसने भी लिमिट लगा रखी है, जैसे माल्टा ने लगाया था कि 20 से 30 ग्राम तक मनोरंजक रूप से भांग प्राप्त करना और रखना भी कानूनी है। जर्मनी वैसे आपको याद होगा वही देश है जिसने सबसे पहले दुनिया की पहली हाइड्रोजन ट्रेन चलाई। ठीक है, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। जर्मनी ही इस बार G7 की अध्यक्षता किया था। ठीक है, 2022 में G7 को होस्ट किया है जर्मनी ने ही। जर्मनी की राजधानी बर्लिन होती है। चांसलर इसके अब बन गए हैं ओलाफ स्कोल्ज। ठीक है, चलिए मैं आपको वर्ल्ड मैप में दिखा देता हूं जर्मनी है कहां पर। तो वर्ल्ड मैप में आप देखोगे तो ये रहा अपना प्यारा भारत। यहां से आपको आना है यूरोपियन कॉन्टिनेंट की तरफ। यूरोपियन कॉन्टिनेंट की तरफ आप जैसे आओगे इधर बड़ा सा देश आपको दिखेगा, इधर जर्मनी ये रहा। ठीक है, फ्रांस के बगल में ही है बड़ा सा देश ये जर्मनी। जर्मनी की कैपिटल होती है बर्लिन और यूरो यहाँ की करेंसी होती है। ओलाफ स्कोल्ज यहाँ के
करंट टाइम पर है चांसलर, ठीक है, यहाँ पर चांसलर होते हैं, ठीक है। एंजेला मार्केल पहले हुआ करती थी, अभी ये हुई है। चलो, अभी आप कमेंट करके बताओ एंजेला मार्केल को अभी हाल ही में कौन सा बड़ा पुरस्कार मिला हुआ है। अभी कुछ दिन पहले ही मैंने आपको बताया था करंट अफेयर में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस क्रिकेट बोर्ड ने भारतीय महिला क्रिकेटर्स को पुरुष क्रिकेटर्स के बराबर सैलरी देने की घोषणा करी है? तो दोस्तों अभी बीसीसीआई ने यह घोषणा करी है कि भारत में अब विमेन्स क्रिकेटर्स जो होंगी ना, वो मेंस क्रिकेटर्स के बराबर सैलरी एंजॉय करेंगी, यानी उनको भी उतना ही सैलरी मिलने वाली है बीसीसीआई की तरफ से। तो यहाँ पर आप आर्टिकल भी देख पाओगे और आपको ट्वीट भी मैं दिखा देता हूँ, कल इस पर मैंने आपको वीडियो भी दी हुई है। तो यहाँ पर जय शाह जो कि बीसीसीआई के सचिव हैं, इन्होंने ट्वीट करके ये जानकारी दी है कि अब से जो होगा भारतीय पुरुष टीम और भारतीय विमेन्स टीम, जो भी प्लेयर हैं, जो भी क्रिकेटर हैं, उनको इक्वल सैलरी दे दी जाएगी। और ये विमेन एम्पावरमेंट को देखते हुए या जेंडर इक्वलिटी को देखते हुए ये किया जा रहा है। यहाँ पर एग्जैक्ट सैलरी भी बताई गई है कि टेस्ट में जो पर मैच खेलने पर 15 लाख मिलते थे पुरुषों को, वो महिलाओं को भी अब दिए जाएंगे। ओडीआई में 6 लाख पर मैच के लिए और टी20 इंटरनेशनल में 3 लाख रुपए पर मैच के लिए दिए जाएंगे, ठीक है। तो ये घोषणा उन्होंने करी हुई है, किसने? बीसीसीआई के जो सेक्रेटरी हैं जय शाह ने। अगर आपसे पूछा जाए कि पुरुष और महिला क्रिकेटर्स की सैलरी समान करने वाला पहला देश कौन है, तब आप बता देंगे न्यूजीलैंड है जी। कुछ दिन पहले या कहें कि कुछ महीनों पहले मैंने इसको कवर भी कराया था और ये न्यूज आई हुई थी। ओके, अच्छा, बीसीसीआई आया है तो बीसीसीआई के बारे में जान लो। बीसीसीआई बोले तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, भारत में क्रिकेट का जो कंट्रोल करने वाली जो बॉडी है ना, वो यही है। इसकी स्थापना 1928 को हुई थी। मुंबई का वानखेड़े स्टेडियम इसका हेडक्वार्टर है और रोजर बिन्नी अभी रिसेंटली दोस्तों बने हैं इसके अध्यक्ष। सौरभ गांगुली थे, अब उनका कार्यकाल पूरा हुआ तो फिर रोजर बिन्नी आ गए हैं नए अध्यक्ष के रूप में। उपाध्यक्ष हैं राजीव शुक्ला और सचिव हैं जय शाह। अच्छा, भारतीय पुरुष टीम के कोच कौन है? राहुल द्रविड़। और भारतीय महिला टीम के कोच कौन है? रमेश पवार। ये दो नाम आप जरूर याद रखेंगे, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में सैटर्न अवार्ड 2022 में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म का पुरस्कार किसने जीता? तो इसको जीत लिया है दोस्तों आरआरआर ने। आरआरआर के बारे में आगे बढ़ूं इससे पहले शेरशाह के बारे में जान लीजिए। शेरशाह मूवी को दोस्तों अभी जब आईफा अवार्ड हुआ था ना, आईफा अवार्ड, तो आईफा अवार्ड में बेस्ट फिल्म चुना गया था। वहीं तानाजी मूवी के जो हीरो हैं अजय देवगन, ठीक है, अजय देवगन, इनको और सूर्या, ये सूर्या भी एक्टर ही हैं, मूवी का नाम मत सोचिएगा। तो ये इन दोनों को दोस्तों नेशनल फिल्म अवार्ड जो दिया गया ना, नेशनल फिल्म अवार्ड, इसमें बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है, बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है। वैसे नेशनल फिल्म अवार्ड में बेस्ट फिल्म अगर पूछा जाए आपसे, तब आप क्या बताओगे? बेस्ट फिल्म सोराराई पोट्टू को मिला था। किसे? सोराराई पोट्टू को ये अवार्ड मिला था, ये भी आप याद रखेंगे। बेस्ट एक्टर सूर्या और अजय देवगन को मिला था। आरआरआर पर आते हैं। तो इस सैटर्न अवार्ड 2022 में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म का पुरस्कार इसे चुना गया है। यहाँ पर आप आर्टिकल देख पाओगे द इकोनॉमिक टाइम्स का। तो इसने ये जीत लिया है, बहुत ही प्रतिष्ठित सम्मान होता है। इसने बेस्ट इंटरनेशनल फिल्म की कैटेगरी में ये अवार्ड जीता हुआ है। क्लियर? इस बार का 50वां संस्करण था, लॉस एंजल्स अमेरिका में ये आयोजित किया गया। इसके डायरेक्टर के नाम आपसे पूछे जाएंगे तो आप बताना एस राजामौली। 2022 की दोस्तों ये सबसे बड़ी फिल्म है, तो इसलिए यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। डायरेक्टर का नाम भी आपसे पूछा जा सकता है। और अगर आपसे पूछा जाए कि एक्टर कौन थे, तो रामचरण तेजा और जूनियर एनटीआर थे। ओके, इसके अलावा आलिया भट्ट थी एक्ट्रेस। वैसे मूवी आपने देखी ली होगी। फिलहाल आरआरआर से रिलेटेड एक और क्वेश्चन मैंने आपको बताया था कुछ दिन पहले कि ऑस्कर में इसने इंडिविजुअल कैटेगरी में अपने आप को नॉमिनेट किया है, जनरल कैटेगरी में। वैसे भारत की तरफ से ऑस्कर में ऑफिशियल एंट्री किसे भेजी गई थी, ये भी पूछा जाएगा। तो आप बताना छेलो सो। छेलो सो जो है ये एक गुजराती मूवी है और इसको भारत की तरफ से इस बार ऑफिशियल एंट्री के रूप में भेजा गया है ऑस्कर में। देखना भी है कि जीतती है कि नहीं। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में दिल्ली के उपराज्यपाल ने किस नाम से संपत्ति कर माफी योजना शुभारंभ किया? तो दोस्तों अभी हाल ही में दिल्ली के उपराज्यपाल ने समृद्धि नाम से एक योजना शुरू करी है। ये समृद्धि एक्चुअल में इसमें कैपिटल लेटर में लिखना था समृद्धि, ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है। तो समृद्धि योजना जो है ये शुरू की गई है और अभी दिल्ली के जो उपराज्यपाल हैं इन्होंने इसे शुरू किया है। ये आवासीय कर या कहें कि प्रॉपर्टी टैक्स को माफ करने के लिए एक योजना है, समृद्धि 2022-23। तो द हिंदू का आर्टिकल आपके सामने है और दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर जो हैं विनय कुमार सक्सेना जी, इन्होंने इसे लॉन्च किया है 25 अक्टूबर के दिन। ठीक है, अब इसके तहत होगा क्या?
इसके तहत आवासीय संपत्ति के मालिक जो हैं वो केवल वर्तमान और पिछले 5 वर्षों की मूल संपत्ति कर राशि का भुगतान कर सकते हैं। उनका जो टैक्स है वो माफ कर दिया जाएगा। ये योजना 26 अक्टूबर से 31 मार्च 2023 तक चलने वाली है। क्लियर बिल्कुल, जिससे लोग ज्यादा से ज्यादा जो है हाउस टैक्स को मतलब माफ कर दिया गया, मतलब कम से कम मूलधन तो जमा कर दें जल्द से जल्द। देखो समृद्धि का फुल फॉर्म यहाँ पर लिखा गया है स्ट्रेंथेनिंग एंड ऑगमेंटेशन फॉर म्युनिसिपल रेवेन्यू फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इन दिल्ली। तो ये समृद्धि का फुल फॉर्म है, दिल्ली के उपराज्यपाल ने इसे शुरू किया है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में आईसीआईसीआई बैंक ने अपने एमडी और सीईओ संदीप बख्शी का कार्यकाल कितने वर्ष के लिए बढ़ा दिया? तो दोस्तों आईसीआईसीआई बैंक ने एक बार फिर से अपॉइंट कर दिया है अपने एमडी और सीईओ संदीप बख्शी को। संदीप बख्शी अब री अपॉइंट किए गए हैं अगले 3 वर्षों के लिए। इनको 3 साल का और कहें एक्स्ट्रा कार्यकाल दिया गया या कहें कि पुनर्नियुक्ति की गई है। तो यहाँ पर आप आर्टिकल देख पाओगे टाइम्स ऑफ इंडिया का, इन्होंने संदीप बख्शी का टर्म 3 साल के लिए और बढ़ा दिया है। 2018 से ये नियुक्त किए गए थे और अभी इनका कार्यकाल खत्म होने ही वाला था 3 अक्टूबर 2023 को, लेकिन अब फिर से बढ़ा दिया गया। आईसीआईसीआई बैंक के बारे में अगर बात करें तो 1994 में स्थापना हुई थी। मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है, वैसे कारपोरेट ऑफिस तो बड़ोदरा में भी है। संदीप बख्शी इसके सीईओ हैं और इसकी टैगलाइन है हमें है ना ख्याल आपका। आईसीआईसीआई का ऊपर फुल फॉर्म भी लिखा गया है, अगर आप लोग इंपॉर्टेंट समझे तो नोट डाउन कर सकते हैं। आगे, भारत में पहली बार C295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट कहां बनाए जाएंगे? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द डे। भारत में पहली बार दोस्तों अब ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट बनाए जाएंगे और नाम क्या होगा? C295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट। ये गुजरात में बनाए जाएंगे, गुजरात के वडोदरा में बनाए जाएंगे और इसके लिए जिम्मेदारी दी गई है टाटा एयरबस को। टाटा एयरबस जो कंपनी है ये बनाएगी वडोदरा गुजरात के अपने प्लांट में। ये ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट होगा, मतलब कि एक प्रकार से माल ढुलाई के लिए ये होगा, परिवहन विमान होगा। ठीक है, तो इसके लिए यहाँ पर मैन्युफैक्चर किया जाएगा गुजरात के वडोदरा में C295 एयरक्राफ्ट जो होगा। तो 2026 से 2031 के बीच में ये किया जाना है। 16 विमान 2023 से 2025 के बीच में ही बन करके तैयार हो जाएंगे। तो टाटा एयरबेस को ये जिम्मेदारी सौंपी गई है। मोटा मोटा आप जानो कि गुजरात वडोदरा में बनेगा ये। क्लियर बिल्कुल। तो दोस्तों ये तो थे आज के दिन के अपने टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस। आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई है तो इसको लाइक शेयर कीजिएगा। लास्ट डे के क्वेश्चंस की बात करें अगर, तो भारत पोलियो मुक्त घोषित हुआ था 2014 में और FATF की ग्रे लिस्ट से बाहर हो गया है पाकिस्तान। ठीक है, आज आपको क्या आंसर करना है? आज आपको ये बताना है कि निम्न में से कौन सा राज्य है जो केरल से अपना बॉर्डर नहीं शेयर कर रहा है। अगला, भारत का सबसे बड़ा निर्यातक देश कौन सा है? दोनों क्वेश्चंस के बारे में आपको जो भी पता होगा जरूर आंसर करना। और हाँ, अगर नहीं भी पता है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर के एक बार जरूर बाकी लोगों के आंसर पढ़ लीजिए, जिससे आपको आंसर पता लग जाए। इसकी क्विज और PDF आपको MZT ऐप पर मिलेगी, तो आप वहां से जाकर के प्राप्त कर सकते हो। बिल्कुल फ्री में PDF और क्विज अवेलेबल रहती है। इसके अलावा आप हमारी ई-बुक और कोर्सेज वगैरह भी चेक कर सकते हो। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। वन लाइनर अगर आप पढ़ना चाहते हो तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।